स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, मीन्स हाइड्रोस्टैटिक एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर में दाब क्या होता है, दाब के नियम, पास्कल के नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत, तैरने की शर्तें, हिमशैल क्या होता है, इनसे संबंधित चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका पहला टॉपिक है दाब। पहला टॉपिक है दाब मीन्स प्रेशर। दाब क्या होता है? किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल की माप को दाब कहते हैं। यानी कोई भी तल हो, कहीं पे भी हो, जैसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ हो, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल की माप को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, दाब को किससे लिखा जाता है? पी से लिखा जाता है, प्रेशर पी से लिखा जाता है। ठीक है, तो दाब पी बराबर क्या होता है? लंबवत बल बटे में क्षेत्रफल, यानी लंबवत बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो लंबवत बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर क्या सूत्र हो गया? लंबवत बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। और बल दाब कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, ये तो किसी भी वस्तु के लिए दाब हो गया। यदि कोई द्रव का हो, द्रव में किसी गहराई पर पानी भरा हुआ, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो, तो उसमें यच गहराई पर दाब क्या होगा, उसको चलिए देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? द्रव के तल से यच गहराई पर दाब, द्रव के तल से यच गहराई पर दाब। ठीक है, डी घनत्व वाले द्रव के तल से यच गहराई पर दाब के लिए क्या होगा? सपोज करिए एक बर्तन आपका, जैसा यहाँ देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें एक बर्तन हम मान लेते हैं, एक बेलन है जो पानी के रूप में है। पानी में हम एक बेलन के आकार को कल्पना कर लेते हैं और बेलन के बेलन की लंबाई क्या है? यच है और उसके तली का क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर है। ठीक है, तो तली के यच गहराई पर, सतह से यच गहराई पर, यानी बेलन की तली पर लगने वाला दाब कितना होगा? तली पर लगने वाला दाब कितना होगा? तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, P बराबर क्या होता है? F/A। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m इंटू जी होता है। तो m इंटू G/A हो गया। m बराबर सूत्र क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व, और जी यहाँ पर गुणे में है द्रव्यमान के, तो द्रव्यमान का मान है m इंटू जी के m की जगह पर क्या लिख देंगे? V इंटू डी। तो इंटू में जी है, इंटू में जी आ गया, बटे में क्या आ गया? A। अब आप ध्यान दीजिए, ए आपका आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हम आयतन v को a इंटू एच में लिख देते हैं, d की जगह d और h की जगह h, g की जगह g, इसी प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अंश और हर में a आपका आ रहा है जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? एच डी जी बचेगा। क्या बचेगा? एच डी जी। तो दाब बराबर p बराबर क्या आ गया? एच डी जी। ठीक है, क्या आ गया? एच डी जी। दाब बराबर एच ऊंचाई गुणे डी घनत्व गुणे जी गुरुत्वीय त्वरण, यानी P बराबर एच डी जी आपका फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिला? दाब बराबर गहराई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या होगा? गहराई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो
आगे देखते हैं, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर, यानी जल की बात कर रहा है, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है? एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। कब? जब यह 10 मीटर नीचे जाएंगे जल में तब। ठीक है, तो 10 मीटर गहराई पर आप इसको याद कर लीजिए, कितना दाब होता है? एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। यानी आप जहाँ से भी 10 मीटर जाएंगे तो उस जगह पर जो भी वायुमंडलीय दाब रहेगा और 10 मीटर जाने पर और आपका क्या हो जाएगा? एक वायुमंडलीय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जब द्रव में यच गहराई पर रहेंगे तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यच गहराई पर अगर दाब पूछेगा तो। चलिए अगला नियम देखते हैं, पास्कल्स का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम क्या है? पास्कल्स लॉ, यदि गुरुत्व नगण्य हो, यानी जी का मान क्या हो? नगण्य हो, तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है। क्या करता है? समान रूप से संचरित हो जाता है। अथवा गुरुत्व नगण्य माने तो साम्यावस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम के बहुत से सारे अनुप्रयोग हैं, यानी इससे संबंधित बहुत प्रयोग किया गया है। पास्कल के नियम को समझने के लिए यहाँ पर हम एक प्रयोग जो पास्कल के नियम का है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें यह दिखाया गया है कि यदि किसी बर्तन में 4 मार्ग हों और उस बर्तन में यदि हम दाब लगाते हैं तो क्या होगा? यदि किसी एक मार्ग पर P1 दाब लगाया जाए, ये P1 दाब बर्तन की चारों दीवारों पर, बर्तन की चारों छिद्रों पर क्या करेगा? दाब लगाएगा, यानी पिस्टन। चारों दीवारों पर क्या है? पिस्टन है। एक में हम अंदर की ओर दाब लगा रहे हैं तो चारों दीवार छिद्रों में बाहर की ओर पिस्टन दबाव डालेगा, यानी बाहर की ओर पिस्टन भागना स्टार्ट कर देगा जब इसमें द्रव भरा रहेगा तो। ठीक है, अब इस पर जब दबाव डाला जाए तो क्या होगा? बर्तन जल से भरा है, चारों ओर एक जलरोधक पिस्टन लगा है। पिस्टन के क्षेत्रफल क्या है? समान है। पिस्टन के क्षेत्रफल कैसे हैं? समान है। पिस्टन के क्षेत्रफल कैसे हैं? समान है। ए बराबर है, सबका क्षेत्रफल बराबर है। तो बाहर की ओर जब पिस्टन 1 पर हम अंदर की ओर दाब लगाएंगे तो बाकी 3 पिस्टन क्या करेंगे? बाहर की ओर दाब लगाएंगे। ठीक है, और ये दाब कितने होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी पिस्टन 1 पर यदि हम 10 kg का दाब लगाते हैं तो बाकी पिस्टन P1 P2 तो लगा रहे हैं, P2 और P3 और P4 पर भी आपके दाब क्या होंगे? समान होंगे। जिससे क्या स्पष्ट हो रहा है? जो भी ऊपर बताया कि यदि गुरुत्व बल नगण्य मान लिया जाए तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा? समान होगा। पास्कल के नियम ने बहुत सारे अनुप्रयोग यहाँ पर किए हैं, तो यानी यहाँ पर इसके ढेर सारे अनुप्रयोग हैं, जिसमें से एक प्रयोग आपका ये भी था कि एक बर्तन जिसपे 4 छिद्र हैं, चारों छिद्र पर पिस्टन लगे हुए हैं, P1 पिस्टन पर दाब लगाया जाए अंदर की ओर तो P2 P3 P4 भी बाहर की ओर भागेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों पिस्टन पर, तीनों पिस्टन पर अंदर की ओर उतना ही दाब लगाना पड़ेगा जितना कि पहले पिस्टन पर हम अंदर की ओर दबाव लगाए हैं। ठीक है, यानी चारों पिस्टन पर क्या है? दाब समान हो गया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? द्रव के अंदर समान होता है। क्या होता है? दाब समान होता है। इसी को एक अन्य प्रयोग के माध्यम से, जिसका भी हम लोग इसमें प्रयोग करना है, क्या एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत भी इसी पर आधारित एक अनुप्रयोग है। यदि एक अल्प परिमाण का बल F पिस्टन ए पर आरोपित किया जाए, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लिया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ये आपका सिस्टम है जिसमें द्रव भरा हुआ है, लिक्विड है, वाटर भरा हुआ है, तो हाइड्रोलिक हो गया। इसमें बल F आपका यहाँ पर लगाया जा रहा है अंदर की ओर पिस्टन से। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं द्रव का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। इधर से लेवल अंदर जाएगा द्रव का तो दूसरी तरफ बढ़ेगा, और दूसरी तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ ऊपर रखी वस्तु ऊपर की ओर उठ जाएगी, लिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी।
तो इस पूरे सिस्टम को जब हम जहाँ पर प्रयोग करते हैं जल के द्वारा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो इसी सिद्धांत को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्या है, यदि एक अल्प परिमाण का बल F पिस्टन A पर आरोपित किया जाए तब द्रव पर आरोपित दाब P बराबर क्या होगा, दाब P बराबर क्या होगा, F/A1, जहाँ A1 क्या है, पिस्टन A के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, जिस बिंदु पर बल लगा रहे हैं उसके A1, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, PA, ठीक है, P इंटू A, P बराबर दाब हो गया और A आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो A की जगह पर आपका A क्षेत्रफल देख रहे हैं लिखा हुआ है और P की जगह F/A1 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो A/A1 आ गया, तो F इंटू A/A1 आ गया, जिससे ये आपका निकल जाएगा। तो ये लेकिन यहाँ पर क्या करें, यदि A इज ग्रेटर देन A1 है, A इज ग्रेटर देन A1 है, तो F इज ग्रेटर देन T होगा, टेंशन, तनाव। अतः बड़े पिस्टन पर रखा भार अल्प परिमाण के द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है, यानी बड़े से बड़े वस्तु को हम आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, दाबांतर मापी अथवा मैनोमीटर। ठीक है, दाबांतर मापी क्या होता है, दाब मापने का एक यंत्र है। दाबांतर मापी क्या है, दाब मापने का एक यंत्र है। इसमें यू आकार की कांच की नली होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यू आकार की कांच की नली है, जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। आप देख रहे हैं, एक सिरा आपका P0, दूसरा सिरा भी आपका P0, दोनों क्या है, खुले हैं। इसके लगभग आधे भाग में कोई द्रव भर देते हैं। नली की दोनों भुजाओं में द्रवों पर दाब समान है। आप दोनों सिरे खुले हैं तो नली के दोनों सिरों पर आप देख रहे हैं जल भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, क्या दाब समान है, जो कि वायुमंडलीय दाब P0 के बराबर है। इस समय कुछ नहीं है, दोनों सिरे खुले हैं, तो इस पर कौन सा दाब लगेगा, वायुमंडलीय का दाब, तो वायुमंडलीय दाब समान है। अतः दोनों भुजाओं में तल क्या है, समान ऊंचाई पर रहता है। दोनों भुजाओं में तल कैसा रहेगा, समान ऊंचाई पर। वायुमंडलीय दाब समान है तो दोनों तलों पर ऊंचाई क्या रहेगी, द्रव की समान रहेगी। चलिए आगे देखें। जिस बर्तन की गैस का दाब मापना हो, मान लीजिए इसमें अगर हम किसी गैस की बर्तन का दाब मापना हो तो इसमें लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तो उसे यू नली की एक भुजा से जोड़ देते हैं, जिससे यदि गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के अधिक से होगा, गैस का दाब क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तो इस भुजा में द्रव का तल गिर जाएगा। ठीक है, कैसे, तो आप यहाँ पर देखिए, जब दाब अधिक है, यहाँ पर गैस यंत्र जोड़ दिया गया जिसका दाब मापना है, इस यंत्र में गैस भरा हुआ है, तो यहाँ पर दाब अधिक होने के कारण ये दबाव डालेगा और इस तल को नीचे की ओर धक्का देगा। जब ये नीचे धक्का देगा तो दूसरे तल पर दाब उठ जाएगा। ठीक है, ये कब है, जब गैस का दाब अधिक है, तो क्या होगा, दूसरी भुजा में ऊपर चढ़ जाता है। सीधी सी बात है, एक जगह नीचे जाएगा तो दूसरी जगह ऊपर जाएगा। यदि गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो, गैस का दाब क्या हो, वायुमंडलीय दाब से कम है, तो दूसरे चित्र में आप देखेंगे दाब कम है तो क्या होगा, भुजा में द्रव का तल ऊपर चढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे द्रव का तल ऊपर चढ़ जाएगा, यानी जिसमें गैस भरा हुआ है इसमें तल क्या होगा, ऊपर चढ़ जाता है, और दूसरी भुजा का तल नीचे गिर जाता है। तो यहाँ दूसरी भुजा का तल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दूसरी भुजा का तल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा तल आपका ऊपर की ओर रहेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, वो दाब के ऊपर निर्भर करता है कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चित्र बी में, यानी कि जिसमें गैस भरा हुआ है और दाब अधिक है, ठीक है, चित्र बी में गैस का दाब P बराबर P0 प्लस B से C तक द्रव स्तंभ का दाब। तो B से C तक द्रव स्तंभ का दाब बराबर क्या हो जाएगा, HDG। अभी आपने ऊपर सूत्र पढ़ा है, H ऊंचाई तक अगर द्रव भरा हुआ तो उसका दाब क्या होता है, HDG होता है। तो P बराबर P0 प्लस HDG होगा। कब, जोड़ते कब है,
जब गैस का दाब अधिक होगा यानी तल का दाब क्या होगा, गैस की तरफ के तल का दाब क्या होगा, लेवल क्या होगा, नीचे आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P0 यानी वायुमंडलीय दाब प्लस HdG होगा। ठीक है ये। और जब इस चित्र C की बात करते हैं, जब गैस का दाब क्या होगा, कम हो, यानी जिस तरफ गैस लगाया जाए उस तरफ क्या होगा, द्रव का तल क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा P0 प्लस HdG यानी वायुमंडलीय दाब माइनस द्रव के दाब को घटा देंगे, तो P बराबर P0 माइनस HdG हो जाएगा। दोनों में अंतर याद रखिएगा, पहला कब के लिए है, जब गैस का दाब अधिक हो, और दूसरा कब है, जब गैस का दाब कम हो। कम है तो P0 माइनस HdG होगा, और अधिक है तो P0 प्लस HdG होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैनोमीटर से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे कम या ज़्यादा के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है द्रव दाब का नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। क्या होता है, तो द्रव बर्तन की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर दाब डालता है। अभी आपने देखा है पास्कल के नियम का प्रयोग में, प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर दाब डालता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के दाब द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगला नंबर, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। तो अभी पास्कल के प्रयोग में आपने देखा है, जिसमें हमने 4 छिद्र वाले बर्तन को प्रयोग किया था, जिसमें पिस्टन लगे हुए थे, 4 पिस्टन लगे हुए थे, तो गुरुत्वीय त्वरण वहाँ नगण्य था, तो क्या था, प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब समान था। ठीक है, तो इस क्या कह रहा है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। अगला, स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में क्या होता है, द्रव का दाब समान होता है। अगला, समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है तथा विभिन्न द्रवों के दाब द्रवों के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दाब क्या होता है, द्रवों के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको याद रखिएगा। दाब क्या होता है, P घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा है P = HdG, तो घनत्व के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ऊंचाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती का नियम। ठीक है, जब भी आपसे अनुक्रमानुपाती कहेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट। उत्प्लावन बल मीन्स अपथ्रस्ट। तो उत्प्लावन बल को आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा। चलिए आज इसको हम नियमतः पढ़ते हैं। क्या होता है उत्प्लावन बल, तो प्रत्येक द्रव क्या होता है, प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर, यानी कोई भी द्रव है अब उसके अंदर कोई वस्तु को डुबा दिया जाए, चाहे वह पूर्ण रूप से डूबा हो या आंशिक रूप से डूबा हो, तो डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव क्या करता है, बल लगाता है। कहाँ लगाता है, वस्तु पर, जिसे उत्प्लावन बल अथवा उत्क्षेप बल कहते हैं। और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल अथवा उत्क्षेप बल कहते हैं। ठीक है, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कैसा होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर, यानी वस्तु डूबते समय जितना भी पानी हटाएगी, द्रव हटाएगी, उस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कौन, उत्प्लावन बल। ठीक है, तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। कहाँ पर कार्य करता है, द्रव के गुरुत्व केंद्र पर, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा, अभी आपने देखा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यही आर्किमिडीज का नियम कहता है।
कि द्रव के को जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर एक बल काम करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी उत्प्लावन बल बराबर हटाए गए द्रव का भार। ठीक है, उत्प्लावन बल बराबर हटाए गए द्रव का भार, और भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण, तो बराबर आ जाएगा mg। ठीक है, क्या आ जाएगा, mg। m बराबर क्या होता है, अभी आपने ऊपर लिखा है आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन गुणे घनत्व बराबर v इंटू डी इंटू जी, यानी उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व गुणे गुरुत्व त्वरण g। ठीक है, तो हटाए गए द्रव का आयतन गुणे द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्व त्वरण बराबर क्या होता है, उत्प्लावन बल। क्या होता है, उत्प्लावन बल या भार, उत्प्लावन बल या भार के बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, क्या अब आगे क्या कह रहा है, उत्प्लावन बल के कारण ही द्रव में डूबी हुई वस्तुएं अपने वास्तविक भार से हल्की प्रतीत होती हैं, यानी जब भी कोई वस्तु द्रव में डूबी हुई है तो उसका भार कम लगता है, हल्का लगता है, तो वह डूबे हुए वस्तु के भार वस्तुएं अपने वास्तविक भार से हल्की प्रतीत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, उत्क्षेप बल लगता है, तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है उत्क्षेप बल। तो आर्किमिडीज ने क्या नियम दिया कि आंशिक रूप से डुबाई जाती है या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह परिणाम ही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या है, यह परिणाम ही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सूत्र को भी निगमित कर रहा है, दिखा रहा है कैसे मिला। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम छोटे से में देख लेते हैं। माना द्रव्यमान क्या है, यम है, आयतन v है, घनत्व d है, और वस्तु को सिग्मा और घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है। तो आर्किमिडीज के नियम के अनुसार वस्तु के भार में कमी बराबर उत्प्लावन बल होगा। क्या होगा, वस्तु के भार में कमी किसके बराबर होगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा, अभी आपने ऊपर देखा है। और उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। भार किसके बराबर होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार v इंटू सिग्मा इंटू जी होगा, जहाँ g घनत्व है, v आयतन है और g गुरुत्व त्वरण हो गया। तो द्रव में वस्तु की आभासी भार v डी जी माइनस v सिग्मा जी होगा, v डी जी माइनस v सिग्मा जी। ठीक है, बराबर क्या होगा, v कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, g भी दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो सूत्र क्या मिल जाएगा, v इन ब्रैकेट में d माइनस सिग्मा इंटू जी, जहाँ d क्या है, घनत्व है, वस्तु का घनत्व है, और g क्या है, सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व है। d वस्तु का घनत्व है और सिग्मा द्रव का घनत्व है। ठीक है, तो आभासी भार में कमी, द्रव के वस्तु का आभासी भार कितना होगा, आभासी भार निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। वो निम्न प्रकार क्या है, चलिए देखते हैं। तो निम्न प्रकार में पहला आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, किसमें, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 2, हाइड्रोमीटर द्वारा किसी द्रव का घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा किसी द्रव का घनत्व ज्ञात करने में। अगला, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता जांच करने में। ठीक है, नाव तथा पनडुब्बी की संरचना में, नाव पनडुब्बी की संरचना में लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का घनत्व और वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करेंगे या करते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तैरने की शर्त, यानी कोई भी वस्तु कब तैरेगी या डूब जाएगी, तैरने की शर्त क्या होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी, कब डूबेगी कब तैरेगी। इसको चलिए देखें। द्रव में स्थित वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, क्या क्या। वस्तु का भार W जो होता है नीचे की ओर काम करता है, और द्रव का उत्प्लावन बल वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल या ऊपर की ओर और वस्तु का भार नीचे की ओर काम करता है। ये वस्तु पर द्रव में हमेशा काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, नंबर 1 निष्कर्ष निकलता है, वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों की आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है, यानी इन दोनों बलों के परिणामी बल पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 क्या है, यदि W इज ग्रेटर देन F हो, यानी भार अधिक है और उत्प्लावन बल कम है। भार अधिक है, उत्प्लावन बल कम है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है, भार नीचे की ओर काम कर रहा है, बल ऊपर की ओर काम कर रहा है, और प्रश्न में यहाँ पर दे रहा है W इज ग्रेटर देन F, यानी W वस्तु का भार अधिक है, F कम है। तो क्या होगा, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वस्तु क्या करेगा, द्रव में डूब जाएगा। क्या होगा, डूब जाएगा। याद रखिए, W ग्रेटर है, F अधिक है, कम है, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक, चलिए अगला नियम क्या दे रहा है, अगला निष्कर्ष। तो अगला निष्कर्ष दे रहा है, यदि W और F बराबर हो, यानी कि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल बराबर हो, जैसा कि आप चित्र 2 में देख रहे हैं। ठीक है, W बराबर F यहाँ पर दिया हुआ है। जब ऐसा रहेगा तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरेगी, यानी बिल्कुल ऊपर दिखाई देती रहेगी और तैरती रहेगी। ठीक है, क्या होगा, दिखाई देता रहेगा और तैरता रहेगा। कब, जब W बराबर F होगा, उत्प्लावन बल और भार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक। तीसरी स्थिति, यदि W लेस है, यानी कि क्या है, भार कम है और उत्प्लावन बल अधिक है, तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती रहेगी, जैसा कि चित्र 3 में आपको दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है। वस्तु बिल्कुल ऊपर आ गया, आधा बाहर है, आधा द्रव के अंदर, यानी डूबकर नहीं तैरेगी, सतह पर आकर तैरेगी। ठीक है, डूबकर तैरेगी तो पूरा डूबा रहेगा, तो सतह पर तैरती रहेगी, यानी आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा, या आधा से कम या ज़्यादा, वो उस बात पर निर्भर करेगा कितना अधिक या कम है। इस स्थिति में क्या कह रहा है, इस स्थिति में कुछ वस्तु का कुछ भाग द्रव के भार के बराबर होगा तथा कुछ भाग द्रव में डूबा रहेगा। इस डूबे हुए भाग का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, जब W अधिक होगा, ठीक है, जब W अधिक होगा यानी कि भार अधिक होगा, तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। वस्तु क्या करेगा, डूब जाएगा। और जब W और F बराबर होगा तो वस्तु कहाँ पर आएगी, द्रव की सतह पर तैरता रहेगा, ऊपर तैरेगा। और तीसरा क्या है, जब W कम हो और उत्प्लावन बल अधिक हो तो सतह पर आकर तैरेगा, यानी आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 स्थिति देखी, वस्तु डूबेगा या तैरेगा उत्प्लावन बल और भार के आधार पर। तो चलिए अगला देखते हैं। इस प्रकार वस्तु के तैरने के लिए 2 शर्तें हैं। कौन कौन सा, नंबर 1, वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। नंबर 2, वस्तु का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के उत्प्लावन केंद्र की एक ही रेखा में होना चाहिए। तैरने के लिए 2 शर्तें हैं। तो कब तैरेगा, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति में तैर रहा था, तो भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, दूसरी स्थिति कह रहा है, और गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के उत्प्लावन केंद्र एक ही रेखा में हो, ये तीसरी स्थिति कह रहा है। तो 2 ही स्थिति में तैर रहा है, आप चित्र में देख सकते हैं। 2 स्थिति में कर रहा है, पहली स्थिति में क्या किया, डूब गया है। तो तैरने के लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
तैरते हुए पिंड के लिए, क्या कह रहा है, तैरते हुए पिंड के लिए ठोस के डूबे भाग का जो आयतन होता है बटे ठोस का कुल आयतन बराबर किसके होता है, ठोस की घनत्व बटे में द्रव की घनत्व। ठीक है, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व बटे में द्रव का घनत्व होता है। ये तैरते हुए पिंड के लिए स्थिति है। ठीक है, जब इस तरीके से इन तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ों को दिया रहेगा, एक चीज़ ज्ञात रहेगा चारों में से, तो तीनों का मान रखकर चौथे चीज़ों को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, या डूबे हुए भाग का आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन गुणे ठोस का घनत्व बटे में द्रव का घनत्व बराबर ठोस का द्रव्यमान बटे में द्रव का घनत्व। इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जब घनत्व ठोस और द्रव का दिया हो, साथ में ठोस का आयतन और द्रव का घनत्व दिया हो। ठीक है, ठोस का कुल आयतन नहीं दिया होगा तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर लेंगे। जब ठोस का कुल आयतन नहीं देगा तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे क्या कह रहा है, यदि ठोस को दो अलग अलग द्रवों में डुबाने पर डूबे भाग के आयतन V1 V2 हो। ऊपर वाले में क्या था, एक ही द्रव में डुबाया गया था, यहाँ क्या कर रहा है, अलग अलग द्रव में डुबाया जा रहा है। और पहले भाग का आयतन V1 हो गया, पहले द्रव में डुबाया गया भाग का आयतन V2 और दूसरे द्रव में डुबाया जाए आयतन V2 हो तो, और द्रवों का घनत्व D1 D2 हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, V1 D1 G बराबर V2 D2 G। क्या हो जाएगा, V1 D1 G बराबर V2 D2 G। ठीक है, जी आपका दोनों में है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या सूत्र मिलेगा, V1 बटे V2 बराबर D2 बटे में D1। जी कैंसिल हो गया, 13 गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, V1 बटे V2 बराबर D2 बटे में D1। ये सूत्र कहाँ से मिला, ऊपर वाले सूत्र से मिला है। आयतन और द्रव घनत्व को हम रख देंगे, दोनों का उत्प्लावन बल निकालेंगे, दोनों का आभासी भार निकाल कर आभासी भार बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए अगला क्या है, हिमशैल। हिमशैल क्या होता है, तो हिम मतलब बर्फ, शैल मतलब टुकड़ा। तो समुद्र में बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े यानी ग्लेशियर टूटकर तैरते रहते हैं। ठीक है जी, इन्हें हिमशैल कहते हैं। यानी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जब समुद्र में तैरते रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमशैल कहते हैं। इस बर्फ की शिला का अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है और थोड़ा सा भाग जल के बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा, बर्फ की शिला का डूबे हुए भाग बटे में बर्फ की शिला का कुल आयतन बराबर बर्फ का घनत्व बटे में जल का घनत्व। ठीक है, बराबर में बर्फ का आपेक्षिक घनत्व बटे में जल का आपेक्षिक घनत्व। इन 6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ देगा तो हम इसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं, संबंध बनाकर समीकरण का प्रयोग करके। जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखना है, डूबे भाग का आयतन बटे में कुल आयतन, बर्फ का घनत्व बटे में जल का घनत्व, बर्फ का अपेक्षिक घनत्व बटे में जल का अपेक्षिक घनत्व। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सूत्र आपका दिया है आपेक्षिक घनत्व। क्या दिया है, आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सी पर जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं या कहलाता है। तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। ठीक है, तो पदार्थ का भार बराबर क्या आएगा, समान आयतन के जल का भार। इसी के बराबर में एक सूत्र मिलेगा, पदार्थ का भार बटे में समान आयतन के जल का भार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अपेक्षिक घनत्व भी हो गया। चलिए इससे संबंधित कुछ और सूत्रों को देखते हैं। तो आगे आपको दिया हुआ है वस्तु का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व।
वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व क्या हो जाएगा, वस्तु का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यदि घनत्व न दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सूत्र है वस्तु का अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का वायु में भार बटे में जल में वस्तु के भार में कमी, यानी जल में डुबाने पर उसके भार में कितनी कमी होती है। ठीक है, ये भी न दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सूत्र है वायु के वस्तु का वायु में भार इंटू द्रव का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो वस्तु का वायु में भार इंटू द्रव का अपेक्षिक घनत्व बटे में द्रव में वस्तु के भार में कमी। ठीक है, इसी तरीके से द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकालना है, उसके लिए भी सूत्र दिया हुआ है। तो द्रव के अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव में वस्तु के भार में कमी बटे में जल में वस्तु के भार में कमी। ठीक है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में वस्तु के भार में कमी बटे में जल में वस्तु के भार में कमी। आपको इस चैप्टर में इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। इस क्लास में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल के लिए क्लास 11th में अगली क्लास में आप लोग को मिल जाएंगे इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ने के लिए। अभी आपको इसके कुछ पॉइंट्स को याद रखना है जो आपके एग्ज़ाम में सहयोग करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडल दाब के कारण एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, और यह दाब 76 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है, यानी 76 सेमी अगर किसी नली में पारा भरा हुआ है तो वहाँ पर दाब क्या होगा, एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेमी पारे के स्तंभ का दाब। ठीक है, तो क्या होता है, 76 सेमी पारे के स्तंभ का दाब किसके बराबर होता है, तो 76 गुणे, ठीक है 76 क्या हो गया, ऊंचाई h इंटू में d लिखेंगे, घनत्व इंटू जी लिखेंगे। तो 76 आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 76 गुणे 10 क्या आते हैं -2, गुणे में पारे का घनत्व गुणे में जी गुरुत्वीय त्वरण। फार्मूला आपका कौन सा लगा, P बराबर अभी आपने जो पढ़ा था ऊपर, P बराबर h dg। ठीक है, तो h के स्थान पर 76 सेंटीमीटर, d के स्थान पर पारे का घनत्व इंटू जी के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण। चलिए अगली लाइन क्या दिया है, तो पारे का घनत्व ऊंचाई 76 गुणे 10 क्या आते हैं -2 हो गई, और पारे का घनत्व होता है 13.6 गुणे 10 की घाते 3, ये लिख दिए। और जी का मान जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मान रखकर इसको हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.013 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल में इसको लिख सकते हैं। तो ये पास्कल में भी यही आएगा क्योंकि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल आता है। तो 1.013 गुणे 10 की घाते 5 पास्कल, ये हो गया एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आता है 76 की जगह 75 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर पे पूछता है, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो P बराबर HDG फार्मूला, H का मान जो देगा जितनी ऊंचाई, D का मान जो भी घनत्व भरा रहेगा, पारा भरा है तो पारे का, और G गुरुत्वीय त्वरण का मान रखकर इस तरीके से हम कितना दाब लग रहा है वहाँ पर उस बिंदु पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठोस, द्रव तथा गैस। द्रव तथा गैस तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल क्या होता है, वह जो प्रवाहित हो सके, यानी जो बह सकता है, जिसमें भी बहने का गुण होता है वो क्या होता है, तरल। तो आपने द्रव को भी बहते हुए देखा है, हवा को भी बहते हुए देखा, हवा गैस है, तो द्रव और गैस क्या हो गया, तरल हो गया। गैसों के आकार, आयतन के तथा घनत्व को आसानी से बदला जा सकता है। गैसों के आकार तथा घनत्व को आसानी से बदला जा सकता है, जबकि ठोस या द्रव में ऐसा करना काफ़ी कठिन होता है। द्रवों के किसी आयतन की केवल आकृति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी द्रव का केवल आकार बदला जा सकता है। ठीक है, आयतन की केवल आकृति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, किसके, द्रव के। ठीक है,
घनत्व को नहीं बदला जा सकता। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी द्रव के अंतर्गत एक तल के सभी बिंदुओं के दाब समान होते हैं। तो आप इसके प्रयोग ने पास्कल के प्रयोग में आपने देखा है कि सभी बिंदुओं के दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अगला, जब किसी वस्तु को द्रव में गिराया जाता है तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर द्रव स्पर्श बल लगाया जाता है, जिसका परिणामी उत्प्लावन बल कहलाता है। भाई द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर एक बल लगेगा ऊपर की ओर, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, दो धारक जिनके आधार के क्षेत्रफल A1 और A2 हों, जहां A2 इज ग्रेटर देन A1 हो तथा ऊंचाई समान हो, यदि उनमें लिए गए द्रव भी एक हो तो द्रव के अंतर्गत समान तलों के दाब क्या होंगे, समान होंगे। समान तलों के दाब कैसे होंगे, समान होंगे। क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए, दो धारक जिनके आधार के क्षेत्रफल A1 तथा A2 हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, A1 और A2 है, दे रहा है। A1 आपका क्षेत्रफल हो गया और A2 आपका क्षेत्रफल हो गया। जहाँ पर A2 आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, A1 आपका छोटा है, क्या दिखाई दे रहा है, A1 है। और ऊंचाइयाँ दोनों की क्या है, समान है। ऊंचाइयाँ आपकी यच समान है दोनों की। यदि उनमें लिए गए द्रव भी एक हो, यानी दोनों का घनत्व भी क्या हो, एक हो, तो द्रव के अंतर्गत समान दाब तलों के दाब समान होंगे, यानी समान ऊंचाई पर उनके दाब भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई, समान ऊंचाई तक भरा हुआ है, दोनों में द्रव भी समान है, डी भी समान है। ठीक है, तो समान ऊंचाई के दोनों बिंदुओं पर, दोनों तलों में दाब क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है, द्रव के हौज में, ठीक है, नीचे आधार में एक नल लगा दें तो निर्गत द्रव का वेग मुक्त रूप से गुरुत्वाधीन गिरती हुई वस्तु के समान होगा। गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की समान होगा। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक समान तल से पाइप से निकलने वाले द्रव के लिए क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल सदैव नियत होता है। क्षेत्रफल में तथा वेग के गुणनफल सदैव नियत होता है। क्या होता है, नियत, यानी स्थिर रहता है। तो क्या हो जाएगा, A1V1 बराबर A2V2। क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल, द्रव का जिस तल से निकल रहा है क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। A1V1 बराबर A2V2 हो जाएगा। ठीक है, नियत रहेगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के को डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।